Hello students, this is the video on the topic the Union Parliament. This is the first part of the video. It is also useful for NTSC examination. दोस्तों ये टॉपिक जो है वो यूनियन पार्लियामेंट ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आईसीएससी 10th क्लास सिविक्स का पार्ट है। ये उसका फर्स्ट पार्ट बनाया मैंने वीडियो का, आप देखेंगे इसको। डेमोक्रेसी, इसमें फर्स्टली हम लोग थोड़ा समझना चाहेंगे डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी क्या होता है और उससे स्टार्ट करेंगे हम लोग बात को। तो डेमोक्रेसी जो है, द टर्म डेमोक्रेसी कम्स फ्रॉम द ग्रीक लैंग्वेज एंड मीन्स द रूल बाय द पीपल। तो ये मतलब पीपल या जनता या सामान्य जनता जो रूल करती है या शासन करती है उसको हम लोग डेमोक्रेसी बोलते हैं। अब इसकी जो बहुत स्वीटेस्ट एंड शॉर्टेस्ट डेफिनेशन है, अब्राहम लिंकन। जो अब्राहम लिंकन जो थे वो कौन थे? यूएस के प्रेसिडेंट थे, यूएस प्रेसिडेंट। उन्होंने एक डेफिनेशन दी थी, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या बोला था उन्होंने? डेमोक्रेसी ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। ये बहुत सिंपल सी उन्होंने एक डेफिनेशन दी हुई है, वो आपको याद कर लेंगे, अच्छा रहेगा ये। तो अब देखिए डेमोक्रेसी के 3 पार्ट्स हैं, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशरी। तो जुडिशरी आप सारे लोग समझते हैं, कोर्ट जो भी हमारे यहाँ है, लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट, 3 स्टेजेस है हमारे यहाँ जुडिशरी की। और उसके बाद आता है लेजिस्लेटिव। तो लेजिस्लेटिव मीन्स जो लोग हमारे लिए लॉज फॉर्म करते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल लोकसभा, राज्यसभा इन सेंटर एंड स्टेट असेंबलीज में। स्टेट असेंबलीज जो होती है, स्टेट्स में स्टेट असेंबलीज होती है, वो लेजिस्लेटिव, वो क्या करती है? लॉज फॉर्म करती है, रूल्स बनाती है हम लोगों के लिए। और एग्जीक्यूटिव उन रूल्स को इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है, 3 पार्ट्स हैं डेमोक्रेसी के, तो ये समझ लीजिए। द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इज ए बाइकैमरल लेजिस्लेचर। इट हैज 2 हाउसेस, राज्यसभा काउंसिल ऑफ स्टेट्स, सेकंड वन लोकसभा हाउस ऑफ द पीपल। फर्स्ट जो राज्यसभा है वो उसको अपर हाउस भी बोलते हैं, और जो लोकसभा है उसको लोअर हाउस भी बोलते हैं। तो राज्यसभा और लोकसभा में इतना ही है। और लोकसभा में एक बात और याद रखना है हमको, इट इज ए पावरफुल हाउस। इट इज ए पावरफुल हाउस वाई? बिकॉज इट इज डायरेक्टली कनेक्टेड विद द पीपल ऑफ द कंट्री। ठीक है, अब यहाँ पर आता है हमारा जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है या जो हमारा सिस्टम है, वो हमारे यहाँ देखिए फेडरल एंड यूनिटरी 2 टाइप्स का है। 2 टाइप्स हैं और दोनों के करेक्टर इसमें इन्वॉल्व हैं। जो दोनों के जो करेक्टर डाले हुए हैं, जैसे फेडरल है और यूनिटरी। तो यूनिटरी तो बाद में नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा मैं, यहाँ फेडरल की डिस्कस कर लेते हैं। तो फेडरल जो सेटअप होता है वो होता क्या है? सबसे पहले जो स्मॉल स्टेट्स होते हैं, स्मॉल स्टेट्स म्यूचुअल इंटरेस्ट बेसिस पर क्या कर लेते हैं? वो यूनाइट हो जाते हैं, म्यूचुअल इंटरेस्ट होते हैं। वेन एवर उनका जैसे इंटरेस्ट किल हो जाता है या खत्म हो जाता है तो वो आउट भी जा सकते हैं। मीन्स small states can go outside without the any superior permission in the federal system। फेडरल सिस्टम में जो पार्ट्स होते हैं, छोटे स्टेट्स होते हैं, तो वो बाहर जा सकते हैं। बट इन इंडिया no states can go outside the India। Why? Because India is a federal country, it is also correct, but it is a unitary country also। तो यूनिटरी कंट्री में क्या है कि जो स्टेट्स हम लोगों ने फॉर्म किए, हमारे इंडिया ने फॉर्म किए हैं, तो इसलिए फॉर्म किए हुए हैं कि आपका जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो बेहतर हो जाए, अच्छा हो जाए। ठीक है, तो इसका याद रखना है। और ये फेडरल सिस्टम के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है डिवीजन ऑफ पावर। देखिए डिवीजन ऑफ पावर बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये इसका करेक्टर है। इसमें क्या है? यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट है। तो it is also mentioned, these are list are mentioned in 7th schedule of Indian Constitution। There are 12 schedule in Indian Constitution। आप लोग जानते होंगे 12 शेड्यूल्स हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। उसमें जो 7th नंबर के शेड्यूल है उसमें ये लिस्ट मेंशन है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। तो स्टेट लिस्ट और सबसे पहले यूनियन लिस्ट की बात करते हैं। तो the union list contain 97 subjects such as defense, foreign affairs, railway, posts and telegraph and currency।
तो ये जो टॉपिक्स हैं या ये सब्जेक्ट्स हैं, इन पर रूल्स कौन फॉर्म करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी, मतलब लोकसभा राज्यसभा मिलकर इसको रूल्स या लॉस में फॉर्म करेंगी। अब सेकंड है द स्टेट लिस्ट कंटेन 66 सब्जेक्ट्स इंक्लूडिंग पुलिस, पब्लिक हेल्थ, एजुकेशन एंड एग्रीकल्चर। तो इन पर जो रूल्स फॉर्म करेंगे या लॉज फॉर्म किया जाएगा वो कौन करेगा? स्टेट असेंबलीज फॉर्म करेगी। थर्ड वन इज कॉन्करेंट लिस्ट। तो the concurrent list contains 47 subjects such as criminal laws, marriage, divorce, bankruptcy, trade union, and etc. These type of subjects are mentioned in concurrent list. तो इन पर concurrent list पर both the government means union government as well as state government can form the laws. दोनों उस पर laws बना सकते हैं. But if there is any conflict between बोथ द जो उन्होंने लॉज बनाए उनमें अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट आता है तो किसका लॉ इंप्लीमेंट होगा? सेंटर का। ठीक है, बिकॉज इन जो हमारे यहाँ गवर्नमेंट फॉर्म किया, हमारे यहाँ जो कॉन्स्टिट्यूशन में, उसमें सेंटर को हम लोगों ने पावरफुल किया। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन सेंटर को पावरफुल करता है। सेकेंड है डुअल एडमिनिस्ट्रेशन। डुअल एडमिनिस्ट्रेशन, डुअल एडमिनिस्ट्रेशन मीन्स इन अ फेडरल स्टेट देयर आर टू गवर्नमेंट, द नेशनल और यूनियन गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट। तो ये डुअल है, मतलब स्टेट गवर्नमेंट भी वर्क करती है और सेंट्रल गवर्नमेंट भी वर्क करती है। मीन्स वहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो भी हम पर रूल करता है और स्टेट गवर्नमेंट का भी एडमिनिस्ट्रेशन जनरल पब्लिक पर रूल करता है। दैट्स व्हाई दिस इज डुअल एडमिनिस्ट्रेशन। थर्ड वन रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। थर्ड है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडिया हैज अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन which lays down the division of power between the union and the states. The Indian Constitution is a comprehensive document containing 448 articles, 25 parts and 12 rules. तो इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो 448 आर्टिकल्स हैं उसमें। एट प्रेजेंट जब ये फॉर्म हुआ था तभी कितने थे? 395 थे। ठीक है, कभी कभी ये एनटीएससी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ लेते हैं कभी कभी, तो उसको आप याद रखिएगा। फोर्थ है सुपरमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मींस सुपरमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मींस कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुपर पावर, या मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के विदाउट परमिशन या कॉन्स्टिट्यूशन से आउट जाकर कोई भी कुछ भी रूल फॉर्म नहीं कर सकता है। Both the union and state governments derive their powers from the constitution. No one can violate the constitution. The Supreme Court has the power to enforce and interpret it. भी सिंपल, इसमें क्या है? सुप्रीम कोर्ट ही कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट कर सकता है। मीन्स बता सकता है कि कॉन्स्टिट्यूशन का फीलिंग क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन में जो पर्टिकुलर वर्ड्स या टर्म्स यूज किए हैं उसका फीलिंग क्या है। तो ये हो गया फोर्थ। फिफ्थ देखें रिजिडिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मींस अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 368 अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 368 lays down the procedure for amending the constitution। मींस कॉन्स्टिट्यूशन में कैसे चेंजेस हो सकते हैं, कैसे टाइम के साथ उसको हम लोग टाइम से एकोमोडेट कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या है, आर्टिकल 368 में मेंशन किया हुआ है। तो ये बहुत देखो, ये जो चेंजेस हो सकते हैं ये बताया जो 368 में, थोड़ा सा डेप्थ में जाते हैं हम कि देखो, एक तो सिंपल वे है कि लोकसभा राज्यसभा मिलकर इसमें चेंजेस कर सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। वो सिंपल टॉपिक्स होते हैं या बहुत ऑर्डिनरी टॉपिक्स होते हैं उन पर। बट समटाइम्स some topics are very important for whole the nation. That's why that is very critical or very tough to change in constitution on that particular subjects. उन subjects पर change लाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है या बहुत ज्यादा कठोर उसका जो प्रोसीजर है। जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट और पास कर देगी अगर किसी बिल को, फिर स्टेट गवर्नमेंट्स भी उसको पास करेंगी ना, तब जाकर वो क्या होगा, उस पर लॉस फॉर्म होगा और कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंड हो पाएगा। अब देखो सुपरमेसी ऑफ द जुडिशरी। तो देयर इज एन इंडिपेंडेंट जुडिशियल सिस्टम इन इंडिया टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड टू मेंटेन इट्स सैंक्टिटी। तो क्या मतलब सुपरमेसी है जुडिशरी में? जुडिशरी में
कोई भी इंटरफेयर नहीं कर सकता। नो गवर्नमेंट, नो पीएम, नो सीएम कैन इंटरफेयर इन जुडिशियरी मैटर। तो यहाँ पर सुपरमेसी है। यहाँ पर सेवन नंबर देखेंगे, नेक्स्ट देखेंगे बाई कैमरल यूनियन लेजिस्लेचर। तो बाई कैमरल यूनियन लेजिस्लेचर, बाई कैमरल सिस्टम इज एन इसेंशियल फीचर इन अ फेडरेशन। In such a legislature, the upper house represent the units of the federation. अब यहाँ पर देखिए बाइकैमरल यूनियन लेजिस्लेचर क्या है। यहाँ पर लोकसभा एंड राज्यसभा दो है और ये दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, लॉस फॉर्म कर रहे हैं। अब आता है लोकसभा। तो लोकसभा पर थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करते हैं। लोकसभा इज वेरी पावरफुल। वाई? बिकॉज इट इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू जनरल पब्लिक, जनरल पीपल। It represents the people of India. The members of the Lok Sabha are directly elected by the people of India. That's why this is very powerful house. है ना। नॉर्मल टर्म्स इसकी क्या है, 5 ईयर्स है। मतलब टेन्योर जो इसका कितना है, 5 ईयर्स का टेन्योर है। 5 ईयर्स का टेन्योर है और इन सम केसेस इट कैन बी एक्सटेंडेड इन द ड्यूरिंग द जब कभी आप देखेंगे कि इसका जो 5 ईयर का टर्म सभी जगह मालूम है, सब जगह लिखा हुआ है, बट इसकी टर्म 1 साल तक और बढ़ा सकते हैं, 1 ईयर मूव कर सकते हैं। जब कभी क्या लगा हो, इमरजेंसी हमारे यहाँ लगी हो। इमरजेंसी आर्टिकल 352 में लगी रहती है, आपको मालूम होगा। आर्टिकल 352 में मेंशन है इमरजेंसी मीन्स बहुत सारे जो हमारे राइट्स हैं, जनरल पब्लिक के राइट्स हैं, तो उस ड्यूरेशन में वो क्या हो जाते हैं, सस्पेंड हो जाते हैं। ठीक है। अब इसके हम लोग आगे बात करते हैं कंपोजिशन ऑफ लोकसभा। द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ द लोकसभा प्रोवाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन इज 552। आउट ऑफ दिस 530 members represent the states and 20 members represent the union territories. ठीक है। 2 members of the Anglo-Indian community are nominated by the president if he or she thinks that the community is not adequately represented in the house. सपोज मान लीजिए टोटल देखो टोटल नंबर मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, इसमें मेंबर्स हो सकते हैं 552। अब देखो 530 तो आएंगे कहाँ से, जो स्टेट्स हैं वहां से आएंगे, और जो बात के 20 मेंबर्स हैं वो आएंगे यूनियन टेरिटरी से, और 2 मेंबर्स एंग्लो इंडियंस कम्युनिटी से आएंगे। और इसको कौन नॉमिनेट करेगा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जो 2 एंग्लो इंडियंस जो नॉमिनेट होंगे लोकसभा के लिए, वो कौन नॉमिनेट करेगा उसको, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इसके लिए मेंबर्स के लिए क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, लोकसभा के मेंबर्स के लिए क्वालिफिकेशन। तो फर्स्टली ही और सी शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया और should not be less than 25 years of age, should not hold any office of profit under the union or a state government. अब देखो यहाँ पर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट एक टर्म आया है, उसको समझ लीजिए। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मतलब यहाँ पर है कि कोई भी ऐसा जॉब नहीं कर रहा हो गवर्नमेंट में, वो पर्टिकुलर पर्सन जो मेंबर बनना चाहता है लोकसभा का, जो वहां पर गवर्नमेंट से सैलरी ड्रॉ कर रहा हो। ठीक है, तो इसको बोलते हैं ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। और इसके बाद इसमें एक बात और याद रखना, वो साउंड होना चाहिए। ही और सी शुड बी ऑफ साउंड माइंड, मतलब वो हेल्दी होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए मैड हो या कुछ इस तरह सा। ये सारा ये मेनली जो बातें थी वो मैंने आपको इसमें मेंशन कर दी है। नेक्स्ट देखेंगे इसमें वैकेशन ऑफ सीट्स, मींस सीट्स कैसे खाली हो जाएगी। तो इसमें बोला गया था पार्लियामेंट अंडर द प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 101 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन of India can make laws for the vacation of seats chosen as member of the Lok Sabha. तो यहाँ पर आर्टिकल 101 में मेंशन किया है कि कैसे कैसे वेकेंट हो जाएगी उसकी सीट। तो फर्स्ट उसमें है कि मेंबर ऑफ बोथ द लोक सभा एंड द स्टेट असेंबली, मीन्स नो पर्सन, कोई भी पर्सन ऐसा नहीं हो सकता, नो पर्सन कैन बी ए मेंबर ऑफ बोथ द हाउस लोकसभा और स्टेट असेंबली। तो दोनों में वो क्या नहीं बन सकता, मेंबर नहीं बन सकता, उसको एक मेंबरशिप छोड़नी पड़ेगी। ये हो गया फर्स्ट इसका पॉइंट। सेकंड पॉइंट इसमें है कि अगर वो क्या करता है, इफ ए पर्सन रिमेन एब्सेंट फ्रॉम द लोकसभा विदाउट द परमिशन ऑफ द हाउस
फॉर अ पीरियड ऑफ 60 days. 60 days इज ए वेरी इंपॉर्टेंट, तो आप इसको एनटीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा याद कीजिएगा. 60 days विदाउट परमिशन, विदाउट इंफॉर्मेशन अगर आप एब्सेंट होते हैं तो आपको लोकसभा स्पीकर और ऑफिशियल लोकसभा के वो आपको क्या कर देंगे, आपको सस्पेंड कर देंगे और आपको टर्मिनेट कर देंगे उससे, हाउस से. थर्ड वन है, इफ ए मेंबर इज डिस्क्वालिफाइड ऑन ग्राउंड्स ऑफ डिफेक्शन अंडर द एंटी डिफेक्शन एक्ट 1985. ठीक है, मीन्स यहाँ पर डिफेक्शन लॉस थोड़ा सा समझा देता हूँ. तो एंटी डिफेक्शन लॉस क्या था, देखिए 90 बिफोर 1985 क्या होता था, सम पीपल आर इलेक्टेड फ्रॉम ए पर्टिकुलर पार्टी. एक कुछ लोग हैं एक पार्टी से जीत लिए, चुनाव जीत लिए, इलेक्शन इलेक्ट हो गए, और जब वो जीत गए तो वह दूसरे पार्टी में शामिल हो गए, या इन उसमें आप ज्वाइन कर लिया, सेकंड पार्टी ज्वाइन कर ली. तो ऐसे होता क्या था, जनरल पब्लिक के साथ ये क्या फ्रॉड होता था. जनरल पब्लिक ने मान लीजिए कांग्रेस गवर्नमेंट के लिए आपको वोट दिया कि आप कांग्रेस के टिकट पर जीते हैं, और आप जीतने के बाद मान लीजिए दूसरी पार्टी में, कम्युनिस्ट पार्टी में शामिल हो गए, तो आपको कम्युनिस्ट पार्टी का आप मेंबर हो गए. तो इस तरह से क्या होता है, जनरल पब्लिक को ठग लिया जाता था. तो इसलिए इसको किया गया, इस रूल्स को फॉलो लगाया गया है. अब देखें इसमें ये जो मेन क्वालिफिकेशन थी डिस्क्वालिफिकेशन के लिए बता दिया मैंने आपको. अब आता है इसमें सेशंस ऑफ लोकसभा. तो आपको मैं जल्दी से याद करने के लिए थोड़ा सा टेक्निक बता देता हूँ. BMW शॉर्टकट है इसका. BMW कार होती है ना बच्चों, उसको याद रखना. B फॉर देखो बजट सेशन, M फॉर मानसून सेशन एंड W फॉर विंटर सेशन. तो देखो, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन कॉल ए सेशन ऑफ द पार्लियामेंट एट एनी टाइम, बट द गैप बिटवीन टू मीटिंग्स ऑफ द पार्लियामेंट कैन नॉट बी मोर देन 6 months. नॉर्मली देयर आर 3 सेशंस ऑफ द लोकसभा इन अ ईयर. तो इन ईयर क्या देखो, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कभी भी कॉल कर सकता है मीटिंग, सेशन मीटिंग जो कॉल कर सकता है लोकसभा की, बट उनके बीच में गैप कितना नहीं होना चाहिए, मोर देन 6 month का गैप नहीं होना चाहिए. और जनरली वो 3 मीटिंग्स कॉल करता है, जिसको बजट सेशन, मानसून सेशन एंड विंटर सेशन बोलते हैं. तो मैंने आपको शॉर्टकट बताया BMW. तो B फॉर बजट, M फॉर मानसून और W फॉर विंटर. तो ये आपको याद कर लेना है. अब आता है एक और टर्म है quorum. तो quorum in parliamentary terms, quorum means the minimum number of members required to be present in order to transact business of the house. Means कि मिनिमम पर्सन कितने रिक्वायर्ड हैं जिसके लिए कोई भी वो अगर कोई वर्क करें तो वो क्या हो जाए, वैलिड हो जाए और अकॉर्डिंग टू लॉज हो जाए, है ना. तो इसके लिए 1/10 1/10 मीन्स 10% ऑफ टोटल मेंबरशिप जो भी हैं 10%. मीन्स सपोज देर आर 100 मेंबर्स इन अ लोकसभा, मीन्स आपको 10 मेंबर्स हों अगर आपके लोकसभा में प्रेजेंट हों, तब आप जो भी प्रोसेस करेंगे जो भी, तो वो क्या मानी जाएगी, वैलिड मानी जाएगी. ठीक है, तो ये हो गया कोरम. अब आता है क्वेश्चन आवर. तो क्वेश्चन आवर क्या है, द राइट ऑफ आस्किंग क्वेश्चंस बाय द मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट इज कॉल्ड क्वेश्चन आवर. ठीक है, आप इसको क्वेश्चन आवर में भी आप क्या करेंगे, इसमें भी क्वेश्चन जो होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं. 3 टाइप्स के, स्टार्ट, अनस्टार्ट एंड शॉर्ट नोटिस. तो स्टार्ट जो क्वेश्चन होते हैं वो कैसे होते हैं, स्टार्ट क्वेश्चन इज वन टू विच ए मेंबर विशेस एन ओरल आंसर इन द हाउस. इट इज distinguished by an artistic. तो इसको आपको बहुत ज्यादा डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है. स्टार्ट, अनस्टार्ट और शॉर्ट नोटिस, इट इज वेरी इनफ फॉर यू. अब आता है नेक्स्ट टर्म आती है मोशन. तो मोशन को देखेंगे. मोशन क्या है, व्हेन इट मेंबर्स मेक ए फॉर्मल प्रपोजल टू डिस्कस ए मैटर ऑफ अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस, इट इज कॉल्ड मोशन. तो ये कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाए, कुछ आ जाए, ऐसा सब्जेक्ट्स आ जाए, जैसे अभी कोरोना चल रहा है तो उस पर कोई डिस्कस करना है, तो उसके लिए लोकसभा मेंबर इसके लिए बोल सकता है, किससे, स्पीकर ऑफ लोकसभा से बोल सकता है कि भाई मेरे को इस टॉपिक पर डिस्कस करना है. दैट इज मोशन. मोस्टली देयर आर 2 टाइप ऑफ मोशन, एडजर्नमेंट, सेकंड वन नो कॉन्फिडेंस. एडजर्नमेंट एंड नॉन कॉन्फिडेंस. एडजर्नमेंट मोशन में क्या होता है,
The purpose of an adjournment motion is to draw the attention of the House to a recent matter of urgent public importance. तो अर्जेंट पब्लिक को जो पब्लिक के इंटरेस्ट में कोई टॉपिक हो या कोई इशू हो उस पर डिस्कस करने के लिए उसको लोकसभा स्पीकर से वो परमिशन ग्रांट कर सकता है. सेकेंड वन, नो कॉन्फिडेंस मोशन. तो नो कॉन्फिडेंस मोशन इज वेरी इंपॉर्टेंट मोशन. देखिए जब कभी क्या होता है कि मान लीजिए हाउस में मीन्स लोकसभा में किसी पार्टी को, सपोज अभी बीजेपी है, बीजेपी में मोदी जी हैं, मोदी जी को कॉन्फिडेंस है, मीन्स मोर देन 50% ऑफ मेंबर्स आर सपोर्टिंग बीजेपी गवर्नमेंट. तो 50% से ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं तो यहाँ पर अभी कॉन्फिडेंस है. और अगर इससे कम हो जाएगा तो इसको क्या बोलेंगे, नो कॉन्फिडेंस. तो नो कॉन्फिडेंस मोशन जनरली कौन लाता है, अपोजिशन लाती है. तो द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स रिमेन इन ऑफिस एज लॉन्ग एज it enjoys the support of the majority और confidence in the लोक सभा. तो इस तरीके से ये कॉन्फ्रेंस वाली बात हो गई. तो ये मैंने आपको बताया. सेकंड पार्ट आप इसका देखने के लिए आप देखेंगे सेकंड पार्ट इस टॉपिक का नेक्स्ट वीडियो मेरे.